इस दुनिया में मैजिक के होने की वजह से कई डिमोनिक केव्स और राक्षस पैदा हो गए थे। साथ ही कुछ इंसान भी ऐसे थे जो मैजिक को समझकर यूज करने में माहिर हो गए। इन्हें अवेकन्ड कहा जाता था। सालों के कठिन युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बेहतरीन अवेकन्ड टीम को डिवाइन कॉर्प के नाम से जाना गया। इस टीम का नेतृत्व एक आदमी कर रहा था जिसका नाम था बे यी, जो पिछले 10 सालों से डिवाइन कॉर्प का कमांडर था। उनका मुख्य काम था भगवान के नाम पर डिमोनिक डंजन्स को साफ करना। ये मिशन उनका 100वां था, एक ऐसा अवसर जब उन्होंने हाईएस्ट लेवल डंजन में एंट्री ली। इस टीम में दुनिया के सबसे प्रतिनिधित्व करने वाले अवेकन्ड शामिल थे। इनमें से एक थी एल क्लास असैसिन लिंगवा, फिर था हान शाओलिंग जो मिस्ट मैजिक का उस्ताद था और एक मेज के रूप में टीम में था। लूसियन एक एल क्लास स्टार गाइड था जिसके पास ग्रेविटी को कंट्रोल करने की शक्ति थी। वो मेन सपोर्ट का काम करता था। टीम के मेंबर्स के बेहतरीन तालमेल के कारण उनके लीडर बे ने मॉन्स्टर्स के झुंड को आसानी से खत्म कर दिया। हल्का फुल्का ऑपोजिशन खत्म करने के बाद बे ने डंजन के मेन बॉस को एक ही वार में ध्वस्त कर दिया और मॉन्स्टर तुरंत मर गया। बे, जो न्यूक्लियस सेंट टेक्निक में महारत हासिल कर चुका था, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। बेलेल्फिगोर नाम का एक एसएसएस क्लास डीमन भी आसानी से मार दिया गया। शाओलिंग ने हाथ बढ़ाया और शिकायत की, फिर से सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो गया। वो उन्हें मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ डंजन्स ढूंढती हूँ जहाँ तुम अकेले मजा ले सको। लूसियन ने याद दिलाया कि ये एक हाई एंड मिशन था जिसमें पूरी टीम की मौजूदगी जरूरी थी। मॉन्स्टर्स के फाड़े हुए बॉडीज को देखते हुए उसने हैरानी से पूछा, सब कुछ इतना आसान क्यों लग रहा है? तलवार की धार को साफ करते हुए बे ने बताया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती थी कि इस केव में एक ऐसा मॉन्स्टर छुपा है जो 5 तत्वों की पावर और एक हिडन टैलेंट रखता है। तभी एक औरत ने पीछे से स्क्वाड लीडर के गले में अपने हाथ डाल दिए। उसने याद दिलाया कि तुमने कहा था इस मिशन के बाद सबको एक लंबी छुट्टी मिलेगी और हमें एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करना चाहिए। उसने सजेस्ट किया कि लीडर उन दोनों के साथ बाहर चले, लेकिन लीडर ने उस लड़की को साइड में धकेल दिया और अपने साथियों को होली कैपिटल वापस जाने का आदेश दे दिया। यही का ये मौका भी हाथ से निकलते देख शाओलिंग चीख उठा, कमांडर को तो लड़कियों के बिल्कुल समझ ही नहीं है। इसी वक्त लीडर की नजर टीम के 5वें मेंबर पर पड़ती है जो सबसे अलग खड़ा था। बे ने पूछा, वो लड़का हमारे साथ चलेगा? वो ने जवाब दिया कि उस चुप रहने वाले ने कहा है कि वो यहाँ अकेले ही सब कुछ साफ करेगा। उस लड़की ने कमांडर को याद दिलाया कि वो लड़का हमेशा सबसे धीरे काम करता था। तभी अचानक उन चारों ने सुना कि उनका 5वां साथी फिंगर स्नैप करता है। पीछे मुड़कर देखा तो वो शांत लड़का बोल रहा था, अब टाइम आ गया है शुरू करने का। उसने हवा में अपनी उंगली कुछ बार घुमाई, फिर उसे टीम के एक मेंबर की तरफ पॉइंट किया। उसी पल शाओलिंग के चेहरे के पार एक ऐसी मैजिक बीम चली गई जो इंसानी आंखों से दिखती भी नहीं थी। उनके साथियों को समझने का मौका तक नहीं मिला और उनके सामने शाओलिंग के चेहरे से खून का फव्वारा छूट पड़ा। वो यंग मेज जिसका चेहरा लहू से भीग चुका था, निशब्द जमीन पर गिर गया। उसकी लाश ठंडी और बेजान थी। स्क्वाड लीडर बे तुरंत पलटा और बिना किसी वजह जाने उस 5वें मेंबर पर झपटना चाहता था। उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन उसी मोमेंट बे का अपना ही शरीर उसका कहना मानना बंद कर गया। वो वहीं जम गया, हिल भी नहीं पाया। तभी उसने सुना कि वो गद्दार हंस रहा है और कह रहा है कि पिछले 1 महीने से तुम लोग जो खा रहे थे उसमें पैरालाइटिक पाउडर मिलाया जा रहा था। उसी वक्त जमीन फट गई और कई लंबी लंबी जड़ें उसमें से बाहर आ गईं। वो पौधे तुरंत अवेकन लोगों को जकड़ने लगे। गद्दार ने कहा, यही असली मिशन है जो मुझे खुद भगवान ने दिया है और इसे पूरा करने के लिए मुझे खुद को पूरी तरह से तैयार करना पड़ा ताकि मैं एक दिन सब कुछ कंट्रोल में ले सकूं। जब उसने कैप्टिव लोगों से प्रोटेक्शन हटाने वाला इफेक्ट अप्लाई किया तब उसने कहा, भगवान का आदेश है, सभी एल क्लास अवेकन को खत्म करना होगा। उसके बाद उसने लिंगवा और लूसियन की बॉडीज को और भी ज्यादा जोर से जकड़ लिया। अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए गद्दार ने 2 नए रूट्स तैयार किए और अंत में उसने डिसाइड किया कि अब इन दोनों का काम तमाम कर दिया जाए। दोनों जड़ें सीधी हो गईं और उन अवेकन के शरीरों में घुस गईं। एक ही पल में उन्हें मार दिया, वो भी कमांडर बे के सामने। सिर्फ बे बचा था जिसे गद्दार ने जान के सबसे आखिर के लिए छोड़ा था। समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। बे चीख पड़ा, डिवाइन कॉर्प ने कभी कोई रूल नहीं तोड़ा। बता तुझे किस हक से हमारा फैसला करने का अधिकार मिला और तू किस भगवान की सेवा करता है? लेकिन वो कमीना सिर्फ हैरानी से हंसा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा पुराना दोस्त इतना भोला निकला। उसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस अचानक से अपनी जगह से उछलता हुआ कमांडर की तरफ दौड़ पड़ा। भागते हुए उसने अपना हाथ सीधा किया और तेजी से बे के सीने में घुसा दिया। मजाक भरे लहजे में उसने कहा, जब भगवान किसी को मारना चाहता है तो उसे किसी वजह की जरूरत नहीं होती। खून से लथपथ बे ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए पूछा, क्या हमने इन 10 सालों में एक परिवार नहीं बनाया था? उस गद्दार ने अपना हाथ उसके लाश से खींच लिया और बेपरवाही से बोला, ना हम कभी परिवार बने ना ही दोस्त। मुझे तो हैरानी है कि तू अभी तक नहीं समझा कि इस काम के लिए चुना गया लड़का तू क्यों था। उसने कमांडर के गिरते हुए शरीर को छोड़ दिया, फिर बोला, भगवान अपनी गेम के पीसेस जैसे चाहे वैसे चलता है और हम सब सिर्फ उसके बोर्ड के मोहरे हैं।
मरते हुए लड़के को देखते हुए गद्दार ने फाइनली कहा, तुझ जैसे बेवकूफ का भरोसा जीतने में मुझे कितना वक्त लगा तू सोच भी नहीं सकता। फिर उसने उंगली बे के माथे की तरफ उठाई और ठंडक से बोला, मुझे घिन महसूस होती है कि अपनी जिंदगी के 10 साल तुम जैसे लोगों के साथ बर्बाद किए। अगले ही पल में उस घटिया गद्दार ने बे के साथ भी वही किया जो कुछ मिनट पहले उसने शाओलिंग के साथ किया था। उसे उसी तरह से खत्म कर दिया। और इस तरह 22 मई 2025 को डिवाइन कॉर्प्स के सारे मेंबर्स मर गए। उनकी मौत के साथ दुनिया में कोई भी एल क्लास एमिकंट बचा नहीं। पिछले 10 सालों तक जिन लोगों के साथ उसने जीवन बिताया था, उनके लाशों को एक बार और देखकर गद्दार ने पीछे मुड़कर कहा, अब मेरी वेकेशन का टाइम आ गया है। जाते हुए उसने अपनी मैजिक को न्यूट्रल कर दिया। सोच की काम पूरा हो चुका था, लेकिन बे का शरीर अभी भी कांप रहा था। उसकी कॉन्शियसनेस एक अजीब से अंधेरे स्पेस में जाग उठी थी। चारों तरफ देखा तो सिर्फ एक बेतहाशा खाली जगह थी, जहां से लंबी लंबी जंजीरें उसे जमीन से बांधे रखी थीं। तभी अचानक उसके कान में किसी की आवाज गूंजी। उसके सामने एक अजीब सा सिलुएट उभरा, जो किसी इंसान का लग रहा था लेकिन अनजाना था। उसने उसे डर के साथ देखा, पर वो अजनबी बड़े ही शांत और प्यारे अंदाज में बोला, हेलो। जब उसने उसके आसपास चमकती रोशनी देखी तो उसे समझ में आया कि यह बेलन फिगोर है और वो किसी तरह जिंदा था। डीमन ने कन्फर्म किया कि हाँ, उसे मार गिराना आसान नहीं था। ये जगह उसकी सोल डोमेन थी, जिसका नाम था नाई किंगडम। बे ने तुरंत कहा कि उसके पास ये सब नाटक देखने का वक्त नहीं है, सीधा मुद्दे पर आएं। बेलन फिगोर ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे ये बिजनेस लाइक एटीट्यूड पसंद आया। फिर उसने बताया कि उसकी एक स्किल है, लाइफ रिग्रेशन। उसके जरिए वो बे को वक्त में काफी पीछे भेज सकता है, एक और मौका देने के लिए, ताकि वो सब कुछ बदल सके। फिर उसने बे से डायरेक्टली पूछा, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? बे ने थोड़ी देर सोचा, उस दिन की हर घटना याद की, उन मोमेंट्स को दोबारा महसूस किया जब उनकी टीम एक साथ थी। लेकिन फिर उनके लाशों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम गई और उस पल उसने फैसला कर लिया कि वो सब कुछ यूं ही नहीं छोड़ सकता। उसने गुस्से में दांत बींचते हुए कहा, मैं उस गद्दार को जरूर मारूंगा और ये भी जानकर रहूंगा कि वो गॉड्स अपने ऊंचाई से लोगों की जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं। यही जवाब था जिसका बेलन फिगोर इंतजार कर रहा था। उसने कहा, यह जवाब काफी है, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी चीज और है। ये कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया जिसमें किसी का दिल था। उसने कहा, इसे मेरा छोटा सा गिफ्ट समझ लो। बे ने उस दिल को देखा और सीरियस होकर पूछा, जब डील हो रही है तो बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा? बेलन फिगोर ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस एक क्रीपी सी स्माइल दी। अगले ही पल बे यी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड्स बाद बे की आंखें खुली जब किसी ने उसे जगाने की कोशिश की। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि एक लड़की टीचर की यूनिफॉर्म में चिल्लाते हुए उसे जगा रही है। उसका चेहरा देखते ही बे को समझ आ गया, वो सच में पास्ट में लौट आया है। उसने जब अपने छोटे हाथ और स्कूल यूनिफॉर्म देखे तो उसे रियलाइज हुआ कि वो अवेकनिंग एकेडमी के मिडिल स्कूल फेज में वापस आ गया है। और जैसे जैसे उस वक्त के पुराने डिटेल्स उसके दिमाग में आने लगे, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसी पल उसे समझ आया कि उसे 20 साल पहले के वक्त में फेंक दिया गया था, एक ऐसे समय में जब वो अब तक अवेकन भी नहीं हुआ था। तभी वो टीचर, एक स्ट्रिक्ट और तेज आवाज वाली औरत, उसे जोर से डांटने लगी, कहने लगी कि उसने सोने के लिए आज का दिन ही क्यों चुना, जबकि आज उनका अवेकनिंग सेरेमनी था। सजा के रूप में उसने बेआई को क्लासरूम के एकदम कोने में जाके खड़े होने को कहा। बेआई काफी हैरान था कि उसके सामने मिस वॉन्ग खड़ी थी, वो टीचर जिसे उसने सालों पहले खो दिया था। बेआई को टाइम ट्रैवल का कुछ नहीं पता था, पर उसे ये जरूर समझ आ गया था कि उसे 20 साल पीछे भेज दिया गया है, और ये बात उसके लिए बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे उठते हुए वो क्लास के पिछले हिस्से की तरफ चला गया, हर तरफ देखते हुए उन क्लासमेट्स को टकता रहा जिन्हें उसने इतने सालों तक नहीं देखा था। अभी भी उसका मन मानता ही नहीं था, जैसे ये सब कोई बुरा सपना हो। तभी मिस हॉन्ग ने टेबल पे जोर से हाथ मारा और सब स्टूडेंट्स को ध्यान देने के लिए कहा। उसने याद दिलाया कि दुनिया में 5 एलिमेंट्स होते हैं, लाइटनिंग, फ्ला, क्लाउड, न्यूक्लियर और स्टेला। इंसान इनमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट को धारण कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए उसने खुद डेमोन्स्ट्रेट किया कि उसका एलिमेंट क्लाउड है, जो कि सबसे रेयर माना जाता है। उसने बताया कि एलिमेंट किस तरीके से यूजर के शरीर से जुड़ता है। उसके बेसिस पे स्क्वाड में 3 प्रमुख रोल्स बनते हैं, कॉम्बैट, ऑक्सिलरी और स्पेशल। अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से स्क्वाड्स में कई तरह के इंटरैक्शन पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। मिस हॉन्ग ने याद दिलाया कि स्कूल के स्टूडेंट्स चोजन वंस हैं, क्योंकि उन्होंने पोटेंशियल दिखाया है। पर आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। आज उनकी अवेकनिंग सेरेमनी के थ्रू ये पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट उनके अंदर छुपा है और उनका समाज में क्या दर्जा होगा। ये भी बताया गया कि एक अवेकेंड इंसान 100 से ज्यादा प्रोफेशंस पा सकता है, जो असेंडिंग ऑर्डर में बताए जाते हैं, डस्ट, एम्बर, एबिस और सेलेस्टियल। हर चोजन वन को सिर्फ एक ही मौका मिलता है अवेकनिंग का। क्लास खत्म होने के बाद ब्याय बाहर गया। उसे वो पुराने बेपरवाह दिन याद आ गए। वो आसपास से गुजरते स्टूडेंट्स को घूर कर देख रहा था, शायद कोई पुराना चेहरा याद आ जाए।
तभी एक अनफेमिलियर चश्मे वाला लड़का उसके पास गिर पड़ा। उसके तुरंत बाद बेआई के पीछे से एक नफरत भरी आवाज आई। जब उसने मुड़कर देखा तो 3 लंबे सीनियर्स उसके पीछे खड़े थे। जो सबसे आगे था वो उस बेस्पेक्टिकल लड़के का मजाक उड़ा रहा था, कह रहा था कि आर्टिफिशियल अवेकनिंग से कुछ नहीं होगा। उसने उस लड़के के हाथ पर पैर रख दिया और गुस्से में कहा कि स्कूल में पढ़ाई करने से मत समझ लेना कि तू कुछ खास है। उस बदमाश का नाम था होंग चोंग शांग और वो घमंड से कहता रहा कि यहाँ सब उसके सामने कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि उसके पास स्टेलर असैसिन जैसा रेयर स्किल है। ये दूसरा इंसान था जिसे बेआई ने इस स्कूल से पहचाना था। चोंगशैंग का पुराना रिकॉर्ड था, वो हमेशा कमज़ोर स्टूडेंट्स को परेशान करता था। बेआई सोचने लगा कि शायद इस लड़के के पास कुछ ऐसा सुपर मैस्कुलिन जीनोम होगा जो उसे हमेशा दूसरों को दबाने पर मजबूर करता होगा। तभी मिस हुआंग ने तुरंत बीच में दखल दिया और उस सीनियर को डांटा कि वो अपनी हद में रहे। उसने देखा कि चोंगशांग फिर से जूनियर स्टूडेंट से पैसे ले रहा था। उसने टीचर को याद दिलाया कि ये स्कूल है, लूटने की जगह नहीं। पर मुड़कर चोंगशांग ने केवल इतना कहा कि गलती उस छोटे की थी जो खुद ही हमसे टकरा गया था। चोंगशांग ने टीचर के सामने पैसे हिलाकर पूछा कि क्या ये चश्मिश बच्चा अपनी गलती का मुआवजा बबल टी के 2 ग्लास देकर नहीं कर सकता। जब टीचर ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो बदमाश बिना किसी सजा के वहां से निकल गए और टीचर ने उस छोटे लड़के की मदद करने के लिए दौड़ लगाई। रास्ते में होंगचेंग बेआई के सामने आया, जो चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। बिना रुके वो लंबा सा आदमी उसे धक्का देकर बोला, ज्यादा मुंह ना खोल वरना तेरी भी बारी आ जाएगी। बेआ ने पीछे मुड़कर देखा तो उस लड़के की आंखों में आंसू था और वो बस इतना कह पाया, मेरी ही गलती थी। बेआई को याद आया कि टीचर हुआंग बाहर से स्ट्रिक्ट थी लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल की थी और उन्होंने उसके जागने के बाद उसकी बहुत मदद की थी। तभी एक स्टूडेंट ने टीचर को आवाज़ दी और याद दिलाया कि उनकी क्लास की बारी है अवेकनिंग रूम जाने की। टीचर ने सबको फिर से याद दिलाया कि प्रोसीजर के दौरान बिल्कुल शांत रहना जरूरी है वरना चोट लग सकती है। इस सब के बीच बेआई को याद आया कि इस दुनिया में जागने के 2 तरीके होते हैं। पहला, नेचुरल अवेकनिंग जो उन लोगों में होती है जिनमें शक्तिशाली शारीरिक बनावट और प्राकृतिक प्रतिभा होती है। दूसरा तरीका है एक विशेष चेंबर का यूज जो साइंटिस्ट्स के ज्ञान से बना है। क्रिस्टलाइजेशन चेंबर में जज्बातों को उभारा जाता है, एड्रेनलिन को बढ़ाया जाता है और आर्टिफिशियली इंसानी शरीर में ऐसे बदलाव लाए जाते हैं जिससे उसे चाहे गए पावर्स मिल सकें। लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बार अवेकन हो सकता है। बेआई का एक क्लासमेट जब क्रिस्टलाइजेशन चेंबर में गया तो उसे ब्लू रैंक का प्रोफेशन मिला, जो कि एम्बर रैंक के बराबर था। अब बेआई की बारी थी। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। अभी अभी उसने महसूस किया था कि अवेकनिंग किस तरह किसी की जिंदगी बदल सकती है। टीचर ने उसे डांटा था कि क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये बेआई की जिंदगी का दूसरा मौका था। पिछली बार उसे न्यूक्लियर वॉरियर प्रोफेशन मिला था, जो कि डस्ट टीयर में काउंट होता था, लेकिन काफी बेइज्जती और कठिन ट्रेनिंग के बाद उसने एस रैंक तक पहुंचकर उस प्रोफेशन का असली पोटेंशियल खोल दिया था। अब प्रोटैगनिस्ट चाहता था कि दोबारा न्यूक्लियर एलिमेंट मिले। उसी उम्मीद के साथ बेआई चेंबर में गया और रिजल्ट का इंतजार करने लगा। तभी अचानक सिस्टम ने जोर की आवाज निकाली और एक क्रिटिकल एरर का मैसेज डिस्प्ले हुआ। बेआई का शरीर एकदम से जम गया, वो हिल भी नहीं पाया। ऐसा ग्लिच भी हो सकता है ये उसने कभी नहीं सुना था। फिर एक आवाज क्रिस्टलाइजेशन चेंबर से आई, 5 एलिमेंट्स डिटेक्टेड एट वंस। उसी वक्त एक दूसरी अनजानी आवाज गूंजी, इनफाइनाइट अवेकनिंग सिस्टम इनिशिएटेड। बेआई के सामने मल्टीपल नोटिफिकेशंस फ्लैश होने लगे। सिस्टम कह रहा था कि उसके पास 5 एलिमेंट्स हैं और वो किसी भी क्लास को चुनने के साथ स्टार्ट कर सकता है। जब किसी एलिमेंट में काफ़ी पावर जमा हो जाए तो या तो उस एलिमेंट की क्लास को अपग्रेड किया जा सकता है या उस एलिमेंट के लिए एक रैंडम नई क्लास को अनलॉक किया जा सकता है। बेआई के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन सिस्टम की एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर उसने समझा कि अब वो सिर्फ एक क्लास नहीं बल्कि कई अलग अलग रैंक के क्लास में स्पेशलाइज कर सकता है। ये तो साफ था कि बेल्फिलेम गॉड ने सिर्फ उसे दोबारा जीने का मौका ही नहीं दिया था, बल्कि उसकी कैपेबिलिटीज को भी एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा दिया था। जो दिल उस मॉन्स्टर ने गिफ्ट के रूप में दिया था, उसने उसे इस दुनिया के हर एलिमेंट पर कंट्रोल देने की ताकत दी थी। अब प्रोटैगनिस्ट के पास एक बड़ी वैरायटी थी। वो किसी भी इनक्रेडिबल क्लास को चूज कर सकता था और शुरू से ही अपने क्लासमेट से काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में था। काफ़ी सोचने के बाद बेआई ने डिसाइड किया कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत किस तरह होगी। बाहर दूसरे लड़के जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे थोड़ा सा घबराए हुए थे। बेआई काफी देर से क्रिस्टलाइजेशन चेंबर के अंदर था। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट कॉरिडोर में आया। मिस हुआंग ने उससे पूछा कि उसे कौन सा स्पेशलाइजेशन मिला। लड़का उदास चेहरे के साथ सिर हिलाकर बोला कि उसे अपनी टीचर को निराश करना पड़ा
उसने न्यूक्लियर वॉरियर क्लास में अवेकनिंग पाई थी, जो कि ग्रीन क्वालिटी की सबसे कमजोर क्लास थी। मिस हुआंग ने उदासी भरी नजर से लड़के को देखा और बोला कि वो ऑलरेडी इस बात को देख चुकी थी। उसने स्टूडेंट के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, टॉप अवेकेंड लोगों में भी कई ऐसे थे जो ग्रीन क्वालिटी से स्टार्ट हुए थे। बेया ने भी ठंडे लहजे में कहा कि उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है और न ही उसे कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसे थोड़ा संभालते हुए मिस हुआंग ने कहा कि वो जाके थोड़ा ब्रेक ले लें इतनी थकाने वाली प्रोसेस के बाद। तभी अचानक किसी ने जोर से हंसकर बोला, बहुत ही पैथेटिक लग रहा था। वापस वही कॉन्गशन नेक्स्ट था। उसने टीचर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अजीब है कि वो इतनी बेकार बातें कह रही हैं। उसने मिस हुआंग को एक बार फिर से अजीबोगरीब और अनयूजुअल औरत कहा। बेआई ई के करीब आते हुए कॉन्गशांग ने कहा कि ग्रीन रैंक सबसे नीची लेवल है, जहां से कभी कोई निकल ही नहीं पाता। प्रोटैगनिस्ट के कान के पास झुककर उसने बोला, गॉड सिर्फ उन्हें चुनता है जो असली में स्ट्रांग होते हैं। भगवान का जिक्र सुनते ही बे एकदम सतर्क हो गया, क्योंकि अपनी रीबर्थ के बाद ये पहली बार था जब किसी ने गॉड का नाम लिया था। टीचर हुआंग जो मुश्किल से अपना गुस्सा रोक रही थी, चैंग से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वो बदमाश उसे इग्नोर करते हुए उस लड़के से बोला कि ग्रीन स्पेशलाइजेशन वाले सिर्फ क्लास के पिछले बेंचों पर बैठ सकते हैं। ये नाइंसाफी हर कमजोर अवेकन इंसान को सताती है। उनके पास ना पावर होती है ना फ्यूचर, सिर्फ रिजेक्शन ही मिलता है। दूसरी तरफ स्ट्रांग लोगों को रोज नए रिसोर्सेज मिलते हैं ताकि वो और भी पावरफुल हो जाएं। चोंगशांग ने कहा कि हार्डवर्क के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सब झूठ है, फिक्शन है। आखिर में सब कुछ ऊपर वालों के हाथ में होता है, इंसान कुछ नहीं बदल सकता। अपना टेम्पर खो बैठे उस बदमाश ने टीचर से कहा कि उन जैसे लो लेवल एबिलिटी वाले लोग सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज बन सकते हैं स्कूल में। फिर उसमें लड़के की तरफ देखा और कहा कि उस जैसे ब्रैट को घर चले जाना चाहिए और पब्लिक रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तभी अचानक प्रोटैगनिस्ट ने चोंग के हाथ में पकड़ी कप छीन ली। बेआई ने कप के नीचे से जोर से दबाया और सारी ड्रिंक उस बदमाश के चेहरे पर जा गिरी। चोंगशेंग स्टंट था। उसने गुस्से से लड़के की आंखों में देखा और पूछा, ये तूने क्यों किया? अपने भीगे हुए हाथ को झटकते हुए बेआई ने सीधे कहा, मुझे ये सब बकवास सुनकर बोर हो गया हूं। अपने भीगे हुए चेहरे को पहुंचते हुए चोंग ने एक गंदा गाजी दिया और अपने मुक्के उठाकर प्रोटैगनिस्ट पर वार करने की कोशिश करने लगा। भागते हुए उसने अपना एस्ट्रो असैसिन स्किल यूज किया, जिससे उसके अटैक की पावर काफी बढ़ गई। लेकिन बेआई तैयार था। उसने अपने हाथ में एक चमकदार तलवार समन की और आसानी से उस अटैक को रोक दिया। ये रोक के लिए कंप्लीट शॉक था कि कोई छोटा सा बच्चा उसकी अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक कर गया। और तो और तुरंत बाद उस लड़के ने एक काउंटर अटैक भी किया, ऐसा अटैक जिससे कोई बच नहीं सकता था। वो काउंटर अटैक इतना पावरफुल था कि चैंकिंग कुछ मीटर्स दूर जाकर गिर पड़ा। आसपास के लोग एकदम चुप हो गए। सब स्टंट थे जब उन्होंने स्कूल के सबसे पावरफुल स्टूडेंट्स में से एक को जमीन पर पड़ा देखा। चैंग ने अपना सिर मोड़कर मुंह में आई खून थूकी, फिर नीचे देखा और उस लड़के को डर भरी नजर से देखा। उसके दिमाग में कभी भी ये नहीं आया था कि ग्रीन रैंक वाले लोग इतने स्ट्रांग हो सकते हैं अवेकनिंग के तुरंत बाद ही। सारे स्टूडेंट्स हिले बिना खुले मुंह के साथ देख रहे थे कि कैसे एक लो रैंक लड़का एक सीनियर स्टूडेंट को धूल चटा गया। तभी बेआई ने कैजुअली बोला कि उसने खुद ही ये क्लास चूज की थी क्योंकि वो इसके लिए यूज था। ऐसी बात सुनते ही चैंगेंग हंसा और बोला, तू बस लकी था बच्चे। फिर उठते हुए उसने याद दिलाया कि उसका रैंक एबिस है और वो बेआई जैसे लो लेवल के बच्चों से बिल्कुल अलग है। मिस वांग स्टूडेंट्स के बीच आ गई। उसने प्रोटैगनिस्ट को हैरानी से देखा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये लड़का अभी अभी अवेकन हुआ था और फिर भी वो एक ऐसी एक्सक्लूसिव स्किल यूज कर रहा था जो सिर्फ टॉप रैंक वॉरियर्स के पास होती है। इस लेवल का स्टूडेंट बिना किसी चोट के परफेक्ट पैरी करे, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और उसने सिर्फ ब्लॉक नहीं किया, उसने पैरी यूज किया, जिसका मतलब उसके क्लास में 100% रिवर्स डैमेज ओपोनेंट को लगता है। डजन्स ऑफ एक्सपीरियंस रखने वाले टीचर्स भी ऐसे टाइट टाइमिंग के साथ पैरी नहीं कर पाते। तभी चोंग ने अपना डैगर निकाला और पूछा, मरने के लिए तैयार है क्या? उस बदमाश ने पूरे कोर्टयार्ड में चिल्ला के बोला कि वो इस एरोगेंट भैट को उसके घुटनों के बल चलने पर मजबूर करेगा। बे ने एक ठंडी और इनडिफरेंट नज़र उस पर डाली और सोचा, मैंने ये स्पेशलाइजेशन बिना वजह नहीं चुना। स्कूल के कई स्टूडेंट्स के ऑपोजिट वो ऑलरेडी जानता था कि किसी भी इंसान के फ्यूचर को सिर्फ अवेकनिंग के मोमेंट पे जज करना एक बेवकूफ़ी है। ये एक ऐसी गलती थी जो लोग सालों बाद भी नहीं समझ पाते। दोनों ओपोनेंट्स एक दूसरे के सामने खामोशी से खड़े थे, देख रहे थे कि पहला वार कौन करेगा। कुछ स्टूडेंट्स धीरे से बात करने लगे कि स्कूल में फोर्स यूज करके ड्यूएल करना स्ट्रिक्टली मना है, और ये दोनों सबके सामने ऐसा कर रहे थे। सबको पता था कि चैनगेंग के पेरेंट्स काफ़ी हाई स्टेटस वाले हैं और उसका अंकल तो खुद स्कूल का डीन है। वही लड़का जिस पर पहले चोंग ने जाती की थी, उसने टीचर से चिल्ला के कहा कि अगर बेई ने फाइट रोकी नहीं तो उससे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। तभी मिस वांग दोनों के बीच आ गईं और याद दिलाया कि आज ही कई लोग अवेकन हुए हैं, तो इमोशंस को इस तरह से एक्सप्लोड करना गलत है। चैंगिंग ने रीजनेबल लहजे में कहा कि उस ब्रैट ने उसे सबके सामने प्रवोक किया और वो ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। अपना डैगर प्रोटैगनिस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए वो भारी आवाज में बोला, अब मैं तुझे दिखाता हूं डिफरेंस बिटवीन अ चोजन वन एंड अ लूजर।
टीचर को तब फाइनली समझ आ गया कि चैंग यांग अगर चाहे तो बे को ईजिली हरा सकता है। अवेकनिंग के तुरंत बाद हाई रैंक प्रोफेशंस को पावरफुल एट्रीब्यूट बूस्ट्स मिलते हैं। जहां ग्रीन रैंक वाले सिर्फ बेस लेवल एट्रीब्यूट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, तो रेड रैंक वाले उन्हीं एट्रीब्यूट्स को डबल के साथ पाते हैं। इसलिए चाहे ग्रीन रैंक वाले जितनी भी मेहनत कर लें, वो फिजिकल टर्म्स में कभी भी रेड रैंक वाले के बराबर नहीं पहुंच सकते। जो लोग ये कॉन्फ्रंटेशन देख रहे थे, उन्हें लग चुका था कि बे ने ये फाइट ऑलरेडी हार चुका है, चाहे वो स्ट्रेंथ हो या रेपुटेशन। वही चश्मिश लड़का जो पास ही खड़ा था समझ ही नहीं पाया कि किसी ऐसे इंसान से लड़ना क्यों जरूरी है जो तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हो। उसके जैसे लोग तो बस उन लोगों से टकराव से बचने की कोशिश करते हैं जो अवेकनिंग के राइट से उनसे ज्यादा स्टेटस रखते हैं। नहीं तो हर रोज अपमान सहना पड़ता है और जिंदा रहने के लिए झुकना और बर्दाश्त करना ही पड़ता है, वरना और भी ज्यादा जिल्लत उन जैसे कमजोरों का इंतजार करती है। तभी अचानक चोंगशेंग ने इंतजार से बोर होकर अपना कैरेक्टराइजेशन बूस्ट एक्टिवेट किया और सीधा बे पर झपटा। टीचर ने उसे गर्दन से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो काफी तेजी से निकल गया। फिर उनकी नजर बे पर गई, जो क्लियरली ब्लॉक करने के लिए तैयार था। ये देखकर उन्हें शॉक लगा, क्योंकि ये पागलपन था। बे के पास उतनी स्टैमिना ही नहीं थी कि वो एक और ब्लॉक झेल पाए। शैंग यांग ने उछलकर अपना मुक्का मारा। मिस वांग समझ गईं कि इस अटैक को रोकना बेकार होगा, लेकिन बे सिर्फ मुस्कुराते हुए उस स्लो पंच को देख रहा था। उसे ये समझ आ गया था कि इस बार काउंटर करने की जरूरत नहीं है। उसने स्विफ्टनेस स्किल का यूज किया, जिससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे ही चैंग यांग का अटैक कंप्लीट हुआ, सबको क्लियरली समझ आया कि बे ने बिना किसी दिक्कत के वो अटैक इजीली डॉच कर लिया। रोग सीधा आगे देखता रह गया, शॉक में। उसे रियलाइज हुआ कि वो हार चुका है। जब उसने मुड़ के बे की तरफ देखा तो अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। अगले ही पल चैंग यांग झुक गया और उसके मुंह से फिर से खून छूट गया। दर्द से चीखता हुआ वो जमीन पर गिर गया, होश खोने के एज पर पहुंच चुका था। ये सब देख के लोगों में सरगोशी शुरू हो गई। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक छोटे से लड़के ने होंग चैंग यांग जैसे सीनियर को इतनी आसानी से गिरा दिया। मिस वांग हैरान थी। एक बार फिर उनके पास ये समझने का भी टाइम नहीं था कि क्या हुआ। क्लास प्रेसिडेंट ची इन भी पूरा सीन बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने महसूस किया कि बे ने किसी तरह स्विफ्टनेस स्किल का एक खास वर्जन एक्टिवेट किया था, जिसे फ्लैश ब्लिंक कहते हैं। ये एबिलिटी अपने यूजर को ऑब्जेक्ट्स के पार से गुजरने की पावर देती है। लेकिन ची इन को ये समझ नहीं आया कि बे ने एग्जैक्टली डैमेज कैसे दिया। फिर भी वो इस बात से हैरान थी कि लड़का अवेकनिंग के सिर्फ 1 घंटे के अंदर इतने एडवांस स्किल्स का यूज कर रहा था। छात्र लोग अभी भी बे को घूरते जा रहे थे। एक जूनियर हाई स्कूल लड़का जो सबकी सोच से बाहर परफॉर्मेंस दे रहा था। तभी सिस्टम ने प्रोटैगनिस्ट को नोटिफाई किया कि उसने एस्ट्रो एलिमेंट में क्रिटिकल डैमेज डील करने के लिए पहला 50 पॉइंट्स कमा लिया। सिस्टम वैसे ही काम कर रहा था जैसे बे ने सोचा था, लेकिन पॉइंट्स का एक्यूमुलेशन काफी स्लो लग रहा था। आराम से होश में आते हुए चोंग यांग ने चीख के कहा, तू सोचना भी मत कि कहीं जाए। नफरत से कांपते हाथ से उसने अपना डैगर उठाया, लड़ाई कंटिन्यू करने के इरादे से। जमीन से उछलते ही चोंगशेंग ने ब्लेड घुमा दिया, फुल इंटेंशन कि वो एरोगेंट लड़के को मार देगा। लेकिन तभी एक जबरदस्त और अथॉरिटेटिव वॉइस गूंज उठी, बस करो तुम दोनों ये हंगामा। ये आवाज थी होंग लैंग की, जो अकेडमी के जूनियर हाई डिवीजन के डीन थे। उन्होंने अपने भतीजे की तरफ नाराजगी से देखा और कहा, बस कर, अब काफी बेवकूफी कर चुका तू। चैंग यांग ने आंखें झुकाकर छाती कस के कहा, सॉरी अंकल, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। डीन ने फिर नए अवेकेंट स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया कि वो सब घर जाके अच्छी तरह से आराम करें। उस लंबे आदमी की बातों ने बेई को पूरे दिन में पहली बार घर याद दिलाया। मिस्टर होंग ने उस लड़के को स्कूल के रूल्स फॉलो ना करने के लिए डांटना शुरू किया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अब उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। अचानक से बेई ने अपना सिर पकड़ लिया, कुछ और होने वाला था आज। बेई तुरंत अपनी जगह से उछल गया और बिना डीन की बातें सुने सीधा स्कूल से भाग गया। पूरे आसपास एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि बेई को क्या हो गया। तभी डीन ने टीचर की तरफ मुड़ के कहा कि उसे अपने स्टूडेंट्स पर ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। डीन ने यह भी कहा कि वो आज की घटना को जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे भूल जाएंगे, जिसके लिए मिस वॉन्ग ने उनका शुक्रिया अदा किया। होंग लियांग ने डिसाइड किया कि वो अपने नेफ्यू को अकेले ऑफिस में डील करेंगे। वो रास्कल फिर से वही घिसा पिटा बोलने लगा कि वो लड़का बस लकी था। ये सुनते ही डीन ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और गुस्से में बोला कि उसे ये बकवास बिल्कुल नहीं सुननी। मिस्टर होंग ने अपने नेफ्यू से पूछा कि तुझे पता भी है कि उस लड़के ने अभी तेरे साथ क्या किया? बे ने सिर्फ अपने क्लास की हाई रैंक एबिलिटी का यूज नहीं किया, बल्कि उसने चोंग के बॉडी का वीक स्पॉट एक पल में ढूंढ निकाला, और ये सब बेसिक वॉरियर स्किल से किया। जबकि आज भी 15 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला एक डीन भी ये सब इतनी परफेक्शन से नहीं कर सकता। मिस्टर होंग ने कहा कि ये फाइट किसी गेम पैड कभी ना देखे आदमी के अगेंस्ट वीडियो गेम खेलने जैसी थी। मतलब सीधा सा है, ये लड़का इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। बे एक पतली गलियों से तेज दौड़ता गया। अब अपने रीबर्थ की वजह से उसने ठान लिया था कि वो अब इस बार वो सब होने नहीं देगा। एक जगह रुककर उसने देखा कि वो वही जगह थी। जैसे ही उस जगह की झलक उसकी आंखों के सामने आई, कुछ भयानक यादें उसके दिमाग में चिंगारी सी लग गईं।
अब वो फिर से यहीं पर था, लेकिन इस बार उसके पास मौका था, जो होने वाला था उसे रोकने का। स्कूल के बारे में सोचना भी छोड़ दिया और मन में कसम खाई कि चाहे अपनी जान भी क्यों ना चली जाए, वो इस बार सब कुछ रोक कर रहेगा। एक आदमी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। किसी और फालतू शो और हंसी से पूरा फ्लैट गूंज रहा था। वहीं किचन में एक औरत ग्रीन एप्रन पहने बर्तन रख रही थी। बे चुपचाप हॉलवे से उन दोनों को देख रहा था। जब अपने इमोशंस को संभाल लिया तो वो घर के अंदर चला गया। उसके पिता ने हंसी के साथ उसका स्वागत किया और बोला, बेटा आज जल्दी आ गया। लेकिन प्रोटैगनिस्ट की आंखें सीधा अपनी मां पर टिक गईं। इतने सालों बाद मां को देखकर वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसकी मां ने हाथों से उसे पास बुलाया। वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए जेस्चर और साइन लैंग्वेज के थ्रू बताया कि उसने उसके फेवरेट तीखे नूडल्स बनाए हैं। बे ने जवाब दिया कि उसका मन आज पिकल्ड फिश खाने का है। मां ने इशारा किया कि नूडल्स तो बन चुके हैं, लेकिन वो कल मछली बना देगी। लेकिन बे ने जिद पकड़ ली कि उसे तो फिश आज ही चाहिए। मां ने थोड़ा सा थकासा साई किया और हाथ से इशारा किया, तुम तो वाकई ना बर्दाश्त के लायक नहीं हो। फिर वो फिश लेने मार्केट चली गई। प्रोटैगनिस्ट भी मां के साथ जाना चाहता था, लेकिन पिताजी ने उसे रोका और कहा, तुम्हारी मां सब संभाल लेगी। उसके बाद पिताजी ने गुस्सा दिखाते हुए कंप्लेन किया कि उसने आते ही अपने पिता को ग्रीट तक नहीं किया। सोफे से उठते हुए उसने पूछा कि आज स्कूल में अवेकनिंग का दिन था क्या। फ्रिज की तरफ चलते हुए पिता ने कहा, बेटा जल्दी से कोई अच्छी खबर सुनाएं। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। बियर की बोतल निकालते हुए उनका चेहरा उम्मीदों से भरा हुआ था। बे के पिता का नाम था बे लिंगशैंग, जो एक रेड रेंज अवेकन थे, और उनका स्पेशलाइजेशन था सी क्लास इलेक्ट्रिक वॉरियर। बे ने शांत स्वर में जवाब दिया कि आज अवेकनिंग प्रोसीजर कुछ ज्यादा लंबा चला और उसके पास अवेकन होने का टाइम ही नहीं मिला। पिता ने नफरत भरी नजर से उसकी तरफ देखा और गुस्से में कहा, तो रुक जाता, वहां अपनी बारी का इंतजार करता। उन्हें ऑलरेडी पता चल चुका था कि उसके एक क्लासमेट ने फ्लिकरिंग रैंक पर अवेकन कर लिया है। बालिंग ने कहा कि उसका बेटा कम से कम रेड रैंक तक तो अवेकन होना ही चाहिए। बेटे के पास आकर पिता ने गुस्से में कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ लगाकर उसे ट्रेनिंग का मौका दिया, अब वो छुपना बैठ जाएं। बिना किसी जवाब का इंतजार किए उन्होंने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, बता क्या मिला तुझे। फिर अपना माथा उसके माथे से टकराकर उसने स्पेशलाइजेशन रैंक जांचने की कोशिश की। बे ने हालत संभालते हुए कहा कि उसने अभी तक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर नहीं किया, लेकिन उसी वक्त उसके सिर पर बियर की बोतल का भयानक वार हुआ। उसके पिता ने तुरंत होश खो दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके बेटे का रैंक था डस्ट। अपना आपा खो बैठा बालिंग चीख उठा, तू इतने दिनों से स्कूल में अकड़ता घूम रहा था और निकला क्या, एक बेकार डस्ट। अपने इमोशंस पर काबू ना पाते हुए उन्होंने एक लात उसके चेहरे पर मारी, जिससे बे जमीन पर गिर गया। उस पल उसके मन में उसकी पुरानी जिंदगी के वही बुरे दिन फ्लैशबैक में दिखने लगे, जब उसके डस्ट रैंक मिलने के बाद पिता ने उसे मारना शुरू कर दिया था। मां ने उस वक्त भी बीच में आकर उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी, जैसे अक्सर करती थी, पर उस वक्त बे बहुत कमजोर और डरा हुआ था। फिर बालिंग ने अपने बेटे से ज्यादा अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। उस दिन का सितम लगभग 1 घंटे तक चला, जिसमें मां की टांग टूट गई थी और सिर में गहरी चोट आई थी, जिसके बाद वो मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। लेकिन अब बे ने इत्तेफाक की धारा बदल दी थी। उसने मां को मार्केट भेजकर उसे इस घटना से दूर रख दिया था। उसके पास एक और चांस था, पर उसने दोबारा वही डस्ट क्लास चूज की जिसमें वो पहले था, क्योंकि उसे पता था कि उसे मजबूत बनने के लिए वक्त चाहिए। कुछ देर तक बालिंग ने जमीन पर पड़े बेटे को घूरता रहा, फिर चिल्ला के बोला, उठ। बे ने अपने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर उसे पता था कि अभी वो अपने पिता को नहीं हरा सकता। बेलिंग के स्टैट्स होंग चैंग से भी कई गुना ज्यादा थे और उसके पास असली कॉम्बैट का तजुर्बा भी था। चाहे जितना चाहता, बे आज उसे नहीं हरा सकता था। फिर एक और वार उसके चेहरे पर पड़ा और बालिंग चिल्ला उठा, मुझे नहीं चाहिए था तू जैसा बेटा, तेरी मां से कहना ही नहीं चाहिए था तुझे पैदा करने को। मार खाते खाते बे के दिल में एक ही तसल्ली थी कि इस जन्म में कम से कम उसने अपनी मां को इस हरामी से बचा लिया। तभी हॉलवे में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। बे ने पलट कर देखा तो उसकी मां वहीं खड़ी थी, डर से कांप रही थी, आंखों में आंसुओं के साथ उसके पिता के हाथ से हो रहे उसके बेटे पर होते जुल्म को देख रही थी। एमसी ये समझ ही नहीं पाया कि वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। औरत अपने पिटते हुए बेटे को शौक में घूरती रही जब उसका पति उसकी तरफ मुड़ गया। जैसे ही वो उसके करीब आया, उसने कहा कि उसने बेटा नहीं, एक निकम्मा कचरा पैदा किया है। ये समझते ही कि अब वो हरामी उसकी मां को मारने वाला है, लड़का एक झटके में उठ खड़ा हुआ। लेकिन उसी पल उसके बाप ने घूम के देखा और उसका रिएक्शन बेपनाह तेज था। उसने हाथ घुमाया और एक जबरदस्त थप्पड़ उसके बेटे के सिर पे मारा। बे सीधा कमरे के दूसरे किनारे जा गिरा। उसके मुंह से खून फूट निकला। बाप ने ध्यान से उसके बेटे को देखा। लग रहा था कि सच में वो अवेकन हो चुका है, वरना उस एक वार में उसकी जान चली जाती। मां तुरंत अपने जख्मी बेटे के पास दौड़ी। कुछ समझ न आने पर उसने दोनों हाथ फैलाए और अपने पति के रास्ते में खड़ी हो गई। बैलिंग शैंग मुस्कुराया और बोला कि जब उसने सुना था कि उसकी बीवी रुआन प्रेग्नेंट है तो वो बहुत खुश हुआ था। उस दिन उसने सोचा था कि उनकी फैमिली सच में एक दिन ऊपर उठेगी।
कुर्सी उठाते हुए उसने याद किया पड़ोसियों के ताने कि उन दोनों से कभी कोई लायक बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अपनी बीवी के बिल्कुल करीब जाके उसने चीख के कहा कि बेपरिवार का नाम रोशन सिर्फ उसकी वजह से होगा। लेकिन लिंग नहीं समझ पा रहा था कि उसका बेटा ग्रीन शूटिंग रेंज जैसे बेकार प्रोफेशन में कैसे अवेकन हुआ। कुर्सी उठाकर घूमते हुए उसने चिल्लाकर कहा कि एक घटिया औरत उसका दर्द क्या समझेगी। लेकिन अचानक एक चमकदार हरा बीम उसके वार के जस्ट पहले चमका और कुर्सी एक तरफ उछल गई। बे ने हिम्मत जुटाकर खुद को संभाला और अपने बाप के वार को रोका। उसके रास्ते में खड़ा हो गया। खून से लथपथ उस लड़के ने कहा कि वो अपनी मां को किसी भी हाल में छूने नहीं देगा। ये देखकर उसका बाप सिर्फ हंस पड़ा। फटी पुरानी शर्ट को देखकर उसने कहा कि इंटरेस्टिंग। रुआन अपने बेटे से कहना चाहती थी कि वो भाग जाए, लेकिन वो उसके सामने खड़ा था, गर्दन तानकर। लिंग बोला कि वो खुश है कि लड़का आखिर बड़ा तो हो गया। फिर से हंसते हुए वो धीरे धीरे अपनी बीवी और बेटे की तरफ बढ़ने लगा। बे समझ गया था कि ये लड़ाई उसने जितनी सोची थी उससे काफी लंबी चलेगी। तलवार अपने सामने थामकर उसने एक और वार रोकने की कोशिश की। इस बार भी उसने पैरिस स्किल का यूज सही किया, लेकिन उसकी तलवार इतना ज्यादा झटका नहीं झेल पाई और बीच से टूट गई। ताकत के इतने बड़े फर्क की वजह से बे डॉज नहीं कर पाया और उसके पेट पर एक भारी मुक्का लगा। जब होश आया तो उसने अगला वार हाथों से रोकने की कोशिश की, पर लिंग रुकने वालों में से नहीं था। वो हर वार पहले से ज्यादा भारी मार रहा था, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये लड़का इतना निकम्मा है कि उसे जीने का कोई हक नहीं। अपना आखिरी पंच में उसने सारी नफरत डाल दी। बे अपने पैरों पर टिक नहीं पाया और एक बार फिर जमीन पर जा गिरा। अपने बेटे को घूरते हुए आदमी बोला कि स्टैमिना तो है इसमें, लेकिन प्रोफेशन इतना कमजोर है कि कोई फायदा नहीं। उसने कहा कि इस हिम्मत के बावजूद भी ये लड़का जिंदगी जीने के लायक नहीं। फिर से कुर्सी उठाते हुए लिंगांग चिल्लाकर बोला कि सिर्फ अवेकनिंग से ही कोई कूल नहीं बन जाता। उसने घूमकर गुस्से में कुर्सी उठाई और एक बार फिर चिल्लाया कि उस लड़के ने भूल गया है कि इस घर का असली मालिक कौन है। लेकिन अचानक दरवाजे पर जोर का नॉक हुआ। उस आवाज से परेशान होकर वो आदमी गुस्से से मरमराया, जैसे किसी ने उसके परफेक्ट मोमेंट को बर्बाद कर दिया हो। ये सुनकर बे ने फाइनली एक गहरी सांस ली। उन लोग टाइम पे आ गए थे। गुस्से में डोर जोर से खोलकर लिंग चिल्लाया कि इतनी जोर से नॉक क्यों कर रहे हो। दरवाजे के बाहर इंस्पेक्शन के डिप्टी कैप्टन लियांग और इन्वेस्टिगेटर चेन जिन वू खड़े थे। दोनों ने हैरानी से पूछा कि खोलने में इतना टाइम क्यों लग गया। उतनी ही हैरानी से लिंग ने पूछा कि वो लोग आए क्यों थे। लियांग ने एक नोटिस निकाला और बताया कि वो एक किलर स्नो की तलाश में आए हैं और उनके डिपार्टमेंट को रिपोर्ट मिली थी कि उस किलर को इस एरिया में देखा गया है। इंस्पेक्टर ने लिंग से पूछा कि क्या उसने किसी सस्पिशियस इंसान को देखा। लिंग ऑकवर्ड सी हंसी हंसी और बोला कि टीवी पे तो देखा है उस आदमी को, लेकिन यहाँ आसपास तो कभी नहीं देखा। जैसे ही उन्होंने अपार्टमेंट के अंदर झांका, इंस्पेक्टर की नज़र एक औरत और खून से भरे एक बच्चे पर पड़ गई। लियांग ने तुरंत पूछा, आपके बेटे को क्या हुआ। लिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, यह बेवकूफ़ लड़का ग्रॉसरी लेने गया था, गिर गया। ये सुनकर बे तुरंत बोल पड़ा, झूठ, मेरे पापा ने मुझे मारा है। ये सुनकर लिंग घबराकर अपने बेटे की आंखों में देखने लगा। दरअसल ये इंस्पेक्टर्स बे ने खुद बुलाए थे। घर के अंदर आने से पहले उसने रिपोर्ट किया था कि उसने किलर स्नो को देखा है। उसे पता था कि ऐसी रिपोर्ट पर इंस्पेक्शन टीम हमेशा पेयर में जाती है। इंस्पेक्टर लियांग ने पूछा कि सच में ऐसा है। लिंग ने बचने की कोशिश की और कहा यह लड़का मजाक कर रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। पहले मेरे सिर पर बॉटल से मारा गया, फिर चेयर से, फिर मेरे चेस्ट और हेड पर कई बार घूसे पड़े। सारे इंजरीज मारपीट के हैं। बे को याद आया कि अवेकेंड लोगों के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट्स होती हैं अगर वो अपने आप पर कंट्रोल ना रख पाएं। उसे आर्टिकल 4 चैप्टर 8 याद था। जो अवेकेंड इंसान ह्यूमन सोसाइटी के लिए थ्रेट बन जाए उसे 15 दिन के लिए जेल भेजना चाहिए। इंस्पेक्टर्स दोनों हैरान रह गए कि एक लड़का इतनी लीगल वर्डिंग इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। लेकिन लिंग का खून खौल गया। सोचा कि इसने स्कूल से कुछ तो सीख लिया है। थोड़े पॉज के बाद लियांग ने दोबारा अपना परिचय दिया और बैलिंग को इन्फॉर्म किया कि उसे कानूनी तौर पर अरेस्ट किया जा रहा है और उसके पास चुप रहने का अधिकार है। ये सुनते ही लिंग ने दोबारा अपने बेटे पर झपट मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार इन्वेस्टिगेटर चेन जिन वू ने तुरंत उसे पकड़ लिया। जैसे ही फ्रंट डोर बंद हुआ, लिंग ने चिल्लाकर कहा, मैं वापस आऊंगा, तब देख लेना। और दरवाज़ा बंद होते ही घर में एकदम सन्नाटा छा गया। रुआन तुरंत दौड़कर अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़ी और बे ने उसे संभालना शुरू कर दिया। इस बार वो अपनी माँ को बचा पाया था और अब उसके पास 15 दिन थे तैयारी के लिए। उसने माँ से प्रॉमिस किया, ये सब आखिरी बार हो रहा है,
माँ को गले लगाए हुए उसने अपने हाथ में उस चाबी को कस के पकड़ रखा था जो उसने मारपीट के दौरान चुपके से अपने बाप के बेल्ट से निकाल ली थी। बच्चा अच्छी तरह जानता था कि इस चाबी से जो चीज़ अनलॉक होती है उसी की वजह से उसके फादर के कई टीममेट्स मर चुके थे, और वही चीज़ थी जिसकी मदद से उसका बाप ई रैंक के नीचे से उठकर सी रैंक तक पहुंचा था। जब उसकी माँ शांत हो गई तो बे सीधा अपने बाप के ऑफिस गया और वहां उसका लॉकर ढूंढा। उसे पता था कि उसका बाप एक पर्टिकुलर आइटम लॉकर में छुपा कर रखता था, पूरी फैमिली से छुपाकर। अपनी पिछली जिंदगी में उसे ये बात तब पता चली थी जब बैलिंग की मौत हो चुकी थी। लॉकर खोलते ही बेई ने उसमें से अपने बाप का एक खास डैगर निकाला। यही था उसका शॉर्टकट, उसकी तेजी से बढ़ने वाली चाबी। इस वक्त प्रोफेशन ग्रो करने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो थे डेमोनिक डंजन्स। लेकिन अब सभी डंजन्स भगवान के जुरिस्डिक्शन में थे और सिर्फ गिल्ड के मेंबर्स को ही उनमें घुसने की परमिशन थी। अब बे के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, या तो वो स्कूल के अंडर वाले डंजन्स में जाए या फिर उस हिडन डंजन के बारे में जिसका राज उसे पिछली जिंदगी में पता चल चुका था। उसे तेजी चाहिए थी, इसलिए हिडन डंजन को चुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसी बीच बैलिंग इंस्पेक्शन ब्रांच की जेल में बंद था। वहां नए नए स्टाफ मेंबर्स बार बार रूम में आ रहे थे और हर कोई अपनी बोरिंग कहानी सुनाता जा रहा था। टेबल पर एक वांटेड किलर स्नो के पोस्टर्स पड़े थे। सेंट्रल डिपार्टमेंट का मानना था कि वो किलर अभी भी इस काउंटी में छुपा हुआ है। इंस्पेक्टर चेंजन वू ने अपने पार्टनर से कहा कि उसने सुना है कि कैप्टन शायद जल्दी वापस आएगा। लिंग ने बेपरवाही से जवाब दिया कि उन्हें ये बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। अचानक बैलिंग ने अपना सुर बदला और डिप्टी कैप्टन के सामने भीख मांगने लगा। बोला कि ये उसकी जिंदगी का पहला डिटेंशन है और उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। उसे ये भी पता है कि इंस्पेक्टर की वाइफ डिलीवरी के करीब है, तो उसने बोला कि उसका एक अच्छा दोस्त छुशी काउंटी में बेस्ट पोस्टमार्टम केयर सेंटर चला रहा है। लिंग ने ठंडे लहजे में कहा कि उसे खरीद नहीं सकता। ऑफिस से निकलते वक्त उसने एक बार कैजुअली कहा कि बैलिंग तो एक गिल्ड का मेंबर था, उसकी जिंदगी अब कहां से कहां पहुंच गई। ये लाइन सुनकर बैलिंग के दिल में चुभन सी हो गई। चेंजन मू ने सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और साफ कह दिया कि ब्राइबरी का पता चला तो सीधा जेल भेजा जाएगा। उसने ये भी कहा कि अब चुपचाप बैठे रहो कल तक। बैलिंग अपनी बेइज्जती में जल रहा था और ये सबका दोष सिर्फ अपने कमजोर बेटे को दे रहा था। तभी दूसरी तरफ बे उस बिल्डिंग में घुस चुका था जहां वो हिडन केव छुपी हुई थी। नॉर्मली डेमोनिक केव्स को गिल्ड के गैरिसन सोल्जर्स प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे डंजन्स मॉन्स्टर्स से भरे होते हैं और रिसोर्सेज की भरमार होती है। इन डंजन्स को क्लियर करना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है लेवल बढ़ाने और पैसे कमाने के लिए। लेकिन ये डोर्स कहीं भी रैंडमली अपीयर हो सकते हैं और इन्हें ढूंढना पड़ता है। अपनी पिछली जिंदगी से बे को याद था कि इस हिडन डंजन के बारे में न्यूज़ में कोई भी इंफॉर्मेशन तब आई थी जब मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक कर दिया था, और वो भी 5 साल बाद। रैंक्ड डंजन्स में घुसने के लिए कम से कम 3 ई रैंक अवेकेंट लोग चाहिए और एक ई रैंक डंजन के लिए मिनिमम 5 अवेकेंट की टीम जरूरी होती है, जिनमें से 3 ई रैंक के और 2 डी रैंक के होने चाहिए। अपने करंट एस्टिमेट के मुताबिक ये हिडन डंजन इस वक्त 90% प्रोबेबिलिटी के साथ एफ रैंक का था, और जितने भी हिडन केव्स थे जिसमें बेच जा सकता था उनमें से ये सबसे लो रैंक का डंजन था। हाँ, डेमोनिक केव्स में टीम वर्क काफी जरूरी होता है, लेकिन बे के पास टीम बनाने का टाइम नहीं था। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था अपने बाप से ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए। जैसे ही उसने पोर्टल क्रॉस किया, एक तेज सर्दी उसके चारों तरफ छा गई। बिया ने अंदाजा लगाया कि ये किसी क्लाउड टाइप डीमंस का डोमेन है। वो चुपचाप एक सुनसान आईसी कॉरिडोर में आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसने एक E8 रैंक के स्लीपिंग आइसबियर को देखा और उसके सामने बिखरे हुए हड्डियों से ये साफ था कि कोई और पहले यहाँ आ चुका था। तभी अचानक उसके पीछे से किसी के पंजे घिसते हुए की आवाज़ सुनाई दी। बिया ने तुरंत मुड़कर देखा, दुश्मन उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस डंजन के ई रैंक होने की 10% चांस थी और जो मॉन्स्टर उस पर झपट रहा था उसने उसके डाउट्स कंफर्म कर दिए। ये कोई आसान मिशन नहीं था। बिया एक साइड में कूद गया और वुल्फ के अटैक से बच गया। दूर लैंड करते हुए उसने कंप्लेन किया, यहाँ का हर मॉन्स्टर मेरे लेवल का ही है। तुरंत वुल्फ ने दोबारा जंप किया और उसकी तलवार को अपने दांतों से पकड़ लिया। कुछ और अटैक्स के बाद जब वुल्फ रुका तब बिया को अटैक का मौका मिला। एक तेज लीप में वो मॉन्स्टर के करीब पहुंचा और एक ही वार में उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। जब उसकी लाश जमीन पर गिरती है, बिया ने अपने बाप के डैगर को देखा। ये ए रैंक वेपन था जिसकी वजह से उसने इतने कमजोर मॉन्स्टर पर आसानी से जीत हासिल की। वो सोचने लगा अपने पुराने दिनों के बारे में जब उसका रैंक एल होता था।
जब बिया सिस्टम नोटिफिकेशंस पढ़ रहा था तभी फिर से मॉन्स्टर्स सामने आ गए और इस बार उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। वुल्फ्स का एक पूरा पैक उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने समझा कि खून की स्मेल ने इन सबको अट्रैक्ट किया है और अब ये सब मॉन्स्टर्स उसी पर टूट पड़ने वाले हैं। ये समझते ही बिया तैयार हो गया एक असली बैटल के लिए। उसने अपनी जगह से जंप किया और फर्स्ट मॉन्स्टर पर डैगर से एक क्रिटिकल ब्लो मारा। एक फास्ट पेस्ड बैटल शुरू हुई जिसमें बिया को अपनी क्राउड कॉम्बैट स्किल्स दिखानी पड़ रही थी। वुल्फ्स ज़्यादा थे लेकिन बिया की स्पीड उन सबसे बेहतर थी। जब उसने सब मॉन्स्टर्स को काफ़ी थका दिया तब उसने फाइनल अटैक लॉन्च किया। एक तेज़ी से सब मॉन्स्टर्स के सीने और गले पर कट्स लगाता हुआ वो उनके बीच से गुजरा। आखिर में सिर्फ वुल्फ किंग बचा था जिसका लेवल डबल था। बिया ने अपनी क्लास स्किल्स का यूज करते हुए एक पर में मॉन्स्टर पर डजन्स ऑफ स्ट्राइक्स कर दिए। इस पैक को हराने के बाद उसे 18 ट्रॉफी फैंग्स मिले और एक रेयर आइटम स्नो वुल्फ डायमंड। प्रोग्रेस का पेस देखकर बिया को काफ़ी मज़ा आया। इस तरह वो जल्दी ही डी रैंक तक पहुंच सकता था। बहुत सारा एक्सपी मिलने के बाद उसका लेवल 3 हो गया और उसकी एट्रीब्यूट्स में 24 पॉइंट्स का बूस्ट आया। ई रैंकर्स में स्टैमिना की दिक्कत होती है और उसे ये भी समझ आया कि कोई बैकपैक होना चाहिए ताकि लूट लॉस ना हो। अकेला आना मुश्किल था लेकिन रिजल्ट पूरी तरह वर्थ इट था। बिया कॉरिडोर में आगे बढ़ता गया। उसे लग रहा था कि अभी और ज़्यादा डेंजर बाकी है। जब उसने सोचा कि इस केव में ज़्यादा देर तक रहना उसकी स्टैमिना को ख़त्म कर देगा तभी पीछे से वुल्व्स ने फिर से उस पर हमला कर दिया। लेकिन यही तो बिया चाहता था। वो दौड़ता गया, जानता था कि आगे जंगल टाइप थिकेट्स हैं। पहले ट्रीज मिले उनके ट्रंक्स काट दिए। उनका गिरना इतना लाउड था कि पूरी केव में गूंज उठी। इस शोर ने नए मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट किया जो तुरंत उस डायरेक्शन में भाग गए। एक पॉइंट पर बिया रुक गया क्योंकि आगे भागने की जगह नहीं थी। सांस लेते हुए उसने देखा हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स थे। तभी केव के अपर लेवल से एक तेज धमाका हुआ, वहीं जहां से ये सब भागकर आए थे। नेचुरली जिस मॉन्स्टर से बिया को सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो भी अब जाग चुका था। एक बड़ी सी सफेद पंजा नीचे आई और एक वुल्फ को कुचल दिया। ये एक आइसबेयर था जिसका जगने का मेन कंडीशन था शोर। जैसे ही जोर का शोर हुआ वो मॉन्स्टर्स तुरंत रेज मोड में चला गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ने लगा। इस हंगामे के बीच बिया ने उन मॉन्स्टर्स पर अटैक किया जो अब गार्ड लूज कर चुके थे। तब तक बेयर पूरी तरह से बर्जर्क मोड में जा चुका था और हर उस चीज को मार रहा था जो जरा सा भी हिला। बिया के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन था, उन मॉन्स्टर्स को खत्म करना जो अभी तक बेयर के हाथों से बचे हुए थे। सालों के एक्सपीरियंस से बिया को यह पता चल चुका था कि ई रैंक मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं लेकिन उतने ही बेवकूफ भी। लेकिन अगर उसे ज्यादा एक्सपी चाहिए था तो उसे वही मॉन्स्टर्स फिनिश करने पड़ेंगे जो बेयर ने अब तक नहीं मारे। कुछ तेज मूव्स के बाद बिया ने घुटनों पर बैठकर सांस ली। आइस बेयर जरूर हेल्प कर रहा था लेकिन बिया खुद अंदर से ऑलमोस्ट थक चुका था। मॉन्स्टर की भीड़ की तरफ एक नजर डालकर उसने अपना डैगर उठाया और डिसाइड किया कि अब अगला फेज शुरू करना होगा। आइस बेयर के रैम्पेज के बाद इस फ्लोर के मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी थी। जैसे ही मॉन्स्टर्स ने दोबारा उस पर अटैक किया बिया ने अपना डैगर जोर से आइस फ्लोर में घुसा दिया। सरफेस पर पहले से बने क्रैक्स और ज्यादा बढ़ने लगे। एक पॉइंट के बाद फ्लोर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और मॉन्स्टर सीधा नीचे गहरी खाई में गिर गए। उनकी मौत ने बिया को काफी ज्यादा एक्सपी दे दिया। इसके अलावा बिया और मॉन्स्टर्स दोनों अब एबिस के दो अलग अलग साइड्स पर थे। इस स्टेज को क्लियर करने के साथ बिया ने लेवल 7 अचीव कर लिया और काफी वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी मिले। लेकिन ये अबिस भी मॉन्स्टर्स को रोक नहीं पाई। कुछ वुल्व्स और वो बड़ा आइस बेयर भी छलांग मार के बिया के पास लैंड कर गए। अब बिया अकेला रह गया था ई रैंक मॉन्स्टर्स के एक लास्ट ग्रुप के सामने। उसे पता था कि इन डीमन से लड़ने के अलावा उसे डंजन के फाइनल बॉस का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन बिया को यह भी अंदाजा था कि इतने बड़े शोर से लेवल 10 का लायन किंग भी जरूर जग गया होगा। अचानक उसने एक अजीब सी आइस स्पेल देखी जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। आइस की स्ट्रीम्स अंधेरे से उसकी तरफ और मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने लगी। कुछ सेकंड्स में ही उसे समझ आ गया कि वो बहुत बड़े डेंजर में है। पूरे जोर से बिया भागने लगा और मॉन्स्टर्स भी उसके पीछे भागने लगे। तभी एक बड़ी आइस बीम ने एक बेयर को डायरेक्टली हिट किया और उसे तुरंत फ्रीज कर दिया। बिया को तुरंत समझ आ गया ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था। जब तक वो लड़ रहा था ये क्रीचर सिर्फ सही मोमेंट का वेट कर रहा था। और फिर कुछ ने उसका पैर खींच लिया। जब उसने पीछे देखा तो उसकी राइट लेग आइस से जम चुकी थी। आइस का ये फ्लोर भी इस इंटेलिजेंट ट्रैप का पार्ट था। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जमने लगा। वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्रीज हो रहा था। ये पक्का था इस केव में कोई अजीब और एक्सट्रीमली डेंजरस क्रीचर छुपा था। अचानक अंधेरे से एक मॉन्स्टर का सिलुएट सामने आया। एक ऐसा बॉस जिसे बिया ने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। वो कैंगलिन्स का डिमोनिक किंग था, एक बड़े आइस ब्लॉक पर बैठा हुआ। उसके नीचे लेवल 10 कैंगलिन्स इधर उधर भाग रहे थे। डीमन मुस्कुराते हुए बिया की आंखों में घूर रहा था, एक ऐसी नज़र जो सीधा उसकी रूह तक घुस गई। बिया ने उस अजीब और टेरिफाइंग मॉन्स्टर को देखकर अंदर ही अंदर सोचा, शायद यही मेरी कहानी का अंजाम है।